हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और ये जो चैप्टर है कंप्लीट कर चुके हैं। इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं, यानी एनसीईआरटी के अंदर जो बुक के अंदर जो प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इन प्रश्नों में से ही कई प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इनके बारे में जानकारी अगर होगी तो आप आसानी से इनका उत्तर लिख पाएंगे। देखिए, हमने चैप्टर नंबर 2 है ये, और इसके हम पढ़ रहे हैं अभ्यास प्रश्न। प्रश्न उत्तर। इसमें क्वेश्चन नंबर हम 5 तक तो कल करा चुके हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। छठा प्रश्न यह है कि एक स्पष्ट प्रश्न का जो नाम है, प्रश्न किस तरह का है कि एक स्पष्ट साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद की प्रकृति की व्याख्या कीजिए और उस संरचना को बनाना है। यानी एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद के बारे में आपको बताना है। तो प्रश्न है, परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना को समझाइए। चित्र बना करके समझाना है कि ये किस प्रकार की संरचना होती है। अब देखिए, इसका आंसर है कि परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद जो है ये 7 केंद्रकीय, 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रकीय संरचना होती है। जिसमें 7 तो कोशिकाएं होती हैं, जिनमें 8 केंद्रक जो है उपस्थित होते हैं। अब इसकी संरचना देखिए इस प्रकार की होती है। कई बार हम पहले भी बना चुके हैं, तो मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह से ज्ञात भी है ये संरचना। इसमें क्या होता है, ये 3 कोशिकाएं जो होती हैं, ये कोशिकाएं हैं, इनको हम कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। इनको एंटीपोडल सेल के नाम से भी जाना जाता है अंग्रेजी में। ये संख्या में 3 है और अगुणित अवस्था में है। ये जो है निभाग क्षेत्र की ओर है। यहां एक दूसरे सिरे पर देखिए ये 2 कोशिकाएं हैं और एक बड़ी कोशिका है अंड कोशिका। तो ये 2 कोशिकाएं, इनको कहते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिकाएं, इनको अंग्रेजी में कहते हैं सिनर्जिड सेल्स। ये 2 हैं और ये भी अगुणित है। ये है अंड कोशिका। अंड कोशिका ऐसे मादा युग्मक है। ये दोनों जो है, जो कि 3 कोशिका हो गई, इनको कहते हैं अंड समुच्च या इनका नाम है अंड उपकरण, एग एपरेटर्स के नाम से जानी जाती है। और ये यहां 2 केंद्रकों की कोशिकाएं होती हैं। ये कहलाती है ध्रुवीय या द्वितीयक कोशिका। ठीक है, ये एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना है, जिसमें 7 तो कोशिकाएं हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कोशिकाएं। केंद्रक देखिए 2 3 और 2 5 और 3 8।
8 केंद्र की संरचना है। तो ये प्रश्न नंबर है आपका छठे प्रश्न का आंसर ये होगा। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं कि ये एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद जिसे हम कह सकते हैं, यानी परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद, जिसे हम कह सकते हैं भ्रूण कोष, यानी एम्ब्रियो सैक जो होता है इसकी संरचना है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर हो गया 6। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। 7वां प्रश्न है कि उन्मिल, देखिए हमने आपको 2 तरह के पुष्प, उन्मूल्य परागणी पुष्पों, परागणी पुष्पों, यानी जिनमें उन्मूल्य परागणी होता है। परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है? पुष्पों से क्या तात्पर्य है, यह प्रश्न है। और क्या अनुन्मिल पुष्पों में परपरागण संपन्न होता है? क्या अन्योन्यमिल्य क्या अन्योन्यमिल्य पुष्पों में परपरागण संपन्न होता है? संपन्न होता है, ये प्रश्न है। होता है, अपने उत्तर को तर्क सहित दीजिएगा। अब देखिए इसमें 2 तरह के पुष्प होते हैं, एक तो होता है उन्मिल, एक होता है अनिन्मिल। ठीक है, तो उन्मिल पुष्प तो वो होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि पुष्प एक अनावृत हो जाता है। ठीक है, तो इसमें उन्मिल परागणी पुष्पों के क्या तात्पर्य है? तो ये वो पुष्प हैं जिनमें एक प्रकार से सामान्य रूप से यानी सामान्य रूप से परिपक्व होने के बाद में जो क्या हो जाते हैं, एक तरह से अनावृत हो जाते हैं। जबकि अनिन्मिल जो परागणी पुष्प होते हैं उनमें क्या होता है कि पुष्प अनावृत नहीं होता है, पुष्प अनावृत आंसर है। पुष्प अनावृत नहीं होता है, इसलिए इनमें परपरागण, पुष्प अनावृत नहीं होता है इसलिए इनमें परपरागण संपन्न नहीं होता है, संपन्न नहीं होता है। ठीक है, और उन्मिल परागणी पुष्प जो होते हैं वो तो एक सामान्य पुष्प होते हैं जो क्या होते हैं, अनावृत हो जाते हैं, और एक निश्चित जैसे सामान्य पुष्पों के अंदर परागण की क्रिया होती है ऐसे ही इनके अंदर परागण की क्रिया हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। आठवां प्रश्न है, पुष्पों द्वारा स्वपरागण रोकने के लिए विकसित की गई 2 रणनीति बताइए। स्वपरागण को रोकने के लिए पुष्पों में अपनाई जाने वाली
अपनाई जाने वाली दो कार्यनीति कह दो या रणनीति कह दो, कार्यनीति लिखिए। देखिए, स्वयं परागण को रोकने के लिए पुष्पों में अपनाई जाने वाली दो कार्यनीति लिखिए। तो यहां इसका आंसर यह है कि ये जो स्वयं परागण है इसको किन किन परिस्थितियों के द्वारा रोका जाता है। तो स्वयं परागण किन किन परिस्थितियों में नहीं हो पाएगा, तो स्वयं परागण को रोकना है यानी पर परागण को बढ़ाना देना है। तो इसमें पहली तो है एक लिंगता। एक लिंगता का मतलब होता है कि ऐसे पादप जिनमें एक ही तरह के पुष्प बनते हैं, या तो नर या फिर मादा। तो ऐसी स्थिति में उनके अंदर स्वयं परागण संभव नहीं होगा। ठीक है, तो एक लिंगता अगर है पादपों के पुष्पों में तो वो स्वयं परागण नहीं होगा। दूसरा है भिन्न काल पक्वता। नर और मादा जनन संरचनाओं के परिपक्व होने का जो समय है वो अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में उनमें स्वयं परागण नहीं होगा, अर्थात पर परागण होगा। तीसरा है स्ववंध्यता। कुछ पादपों में क्या होता है कि स्वयं परागण को रोकने के लिए अपने ही परागकण अपनी ही वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते हैं, अर्थात उनका एक प्रकार से नर युग्मकोद्भिद के रूप में पराग नलिका जैसी संरचनाएं विकसित नहीं होती हैं। तो ये वो परिस्थितियां हैं जिनके कारण पर परागण होगा, क्या नहीं होगा, स्वयं परागण। तो स्वयं परागण को रोकने के लिए पुष्पों में अपनाई जाने वाली दो कार्यनीतियां, या तो पुष्प कैसा हो, एक लिंगता हो, या फिर उनके परिपक्व होने का समय अलग अलग हो, या स्वयं उनके अंदर बंधता पाई जाती है। ये तीनों में से कोई सी भी दो कार्य प्रणालियों के बारे में या कार्यनीतियों के बारे में आप लिख सकते हैं, यानी इनके आंसर इस तरह से बता सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। नौवां प्रश्न, स्व अयोग्यता क्या है? स्व अयोग्यता क्या है? और आगे है स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्व परागण की प्रक्रिया बीज तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्व परागण प्रक्रिया बीज निर्माण क्रिया तक क्यों नहीं पहुंच पाती? क्रिया तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? इस तरह के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग के प्रश्न हैं। तो आप समझ रहे हैं कि देखिए स्व अयोग्यता यानी कह सकते हैं स्वबंधता। आंसर होगा स्वयोग्यता का मतलब होता है कि अपने ही परागकण अपनी ही वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बावजूद भी जो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। जब परागकण अपनी ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित
नहीं हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। तो निषेचन क्रिया नहीं हो पाती है और बीज का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है। अब ये तो जानते हैं स अयोग्यता का मतलब सबंधता, यानी स अयोग्यता ये बराबर है सबंधता। सबंधता यानी अपने ही वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होना, और जब अंकुरित नहीं होगा तो पराग नलिका नहीं बनेगी, पराग नलिका का जब निर्माण नहीं होगा तो निषेचन की क्रियाएं भी नहीं होंगी, और निषेचन क्रिया नहीं होगी तो बीज का निर्माण भी नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। बैंगिंग तकनीक क्या है? बैंगिंग तकनीक क्या है? क्या है? पादप जनन कार्यक्रम में किस प्रकार उपयोगी है? पादप जनन कार्यक्रम में किस प्रकार उपयोगी है? अब देखिए बैंगिंग का मतलब होता है, देखिए इस बैंगिंग का मतलब इसे कहते हैं बोरा वस्त्रावरण। बोरा वस्त्रावरण बी से कहा जाता है, या इससे हम कह सकते हैं थैली लगाना। थैली लगाना। लगाना। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ये हमने संकरण की प्रक्रिया के लिए दो अलग अलग जनकों का चयन कर लिया है। अब हमने इस स्त्री केसर वाला जो भाग है इसे हमने मादा पादप के रूप में चुना, और किसी दूसरे पादप को जो कि उसी प्रजाति का है लेकिन गुणों में उससे भिन्न है, उस पादप के पराग कणों को यहां पर परपरागण के द्वारा डाला गया, और इसको चारों तरफ से ढक दिया जाता है, जिससे कि किसी भी दूसरे पादप के परागकण जो नहीं चाहते हैं, जिनको हमने नर पुष्प के पादप के रूप में चुना है, उसके अतिरिक्त किसी भी पादप के परागकण इस पर आकर के ना गिरे, तो उस क्रिया को कहते हैं बैंगिंग। यानी ये संकरण जब प्रयोग कराते हैं, दो अलग अलग पादपों के जनन भागों को आपस में क्रॉस करा करके, पर परागण करा करके, और एक संकर पौधा तैयार किया जाता है, तो उस समय क्या है कि जिस पादप को मादा पादप के रूप में चुना जाता है उसमें से पुंकेसर वाली भाग को हटा दिया जाता है, और किसी जिस पादप को नर के रूप में चुना है उसके परागकणों को उसकी वर्तिकाग्र पर पहुंचा करके और चारों तरफ से उसको ढक दिया जाता है, जिससे कि किसी भी अन्य परागकण का वहां इंफेक्शन यानी संक्रमण या संदूषण ना हो सके, तो इसे कहते हैं बैंगिंग। तो इसके लिए हम ये कहेंगे पादप संकरण प्रयोग में मादा जनक के
स्त्री केसर भाग को अनावश्यक एवं अवांछित परागकणों के समदूषण से बचाने के लिए उसे थैली या पार्चमेंट पेपर द्वारा ढक दिया जाता है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं बैंगिंग क्रिया, एक प्रकार से इन्फेक्शन को रोकने वाली क्रिया। अब इससे क्या होगा, लाभ क्या है, ये तो हो गया बैंगिंग। पादप जनन कार्यक्रम में या प्रजनन कार्यक्रम में किस प्रकार से उपयोगी है, तो इसमें कह सकते हैं संकर पादपों के निर्माण में, संकर पादपों के निर्माण में उपयोगी। यानी इसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा कि जिस पादप के साथ, जैसे हमने मेंडल के प्रयोग पढ़े, लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया, तो लंबे पौधे और बौने पौधे में एक को नर चुना, एक को मादा, तो उस एक पादप के परागकणों को दूसरे पादप की बढ़ती कागर पर पहुंचा करके चारों तरफ से ढक दिया जाता है। तो उससे क्या होगा, एक संकरण प्रयोग हो जाएगा और एक नए लक्षणों वाले पादपों का विकास हो जाएगा। तो इसलिए इसका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, यह है त्रिक संलयन क्या है और यह कहां और कैसे संपन्न होता है। त्रिक संलयन क्या है, यह त्रिक संलयन क्या है और यह कहां और कैसे संपन्न होता है। यह कहां एवं कैसे संपन्न होता है। देखिए, हमने आपको त्रिक संलयन की क्रिया बताई थी, दोहरा निषेचन होता है। तो इसमें क्या होता है, त्रिक संलयन का मतलब होता है नर युग्मक एक नर युग्मक जो है ये ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है, जिसे हम ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक कहते हैं। इसमें दो केंद्रक पहले से होते हैं, एक ये होता है, तो ये इससे बन जाता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जो कि त्रिगुणित होता है। तो ये क्या है, तो एक नर युग्मक और दो केंद्रकों के संयोजन से बने हुए ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिलकर के त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करते हैं। तो इस क्रिया को हम त्रिक संलयन कहते हैं। यह क्रिया कहां होती है, तो यह क्रिया भ्रूण कोष में होती है, भ्रूण कोष में। और कैसे संपन्न होती है, कहां और कैसे, यह क्रिया भ्रूणपोष में त्रिक केंद्रकों या तीन केंद्रकों के संयोजन द्वारा होती है। ठीक है, ऐसे तीन केंद्रक आपस में मिल जाते हैं तो त्रिक संलयन की क्रिया हो जाती है। अगला है एक निषेचित बीजांड में, तो ये हम पढ़ चुके हैं निषेचित बीजांड की संरचना किस प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया है कि एक निषेचित बीजांड में युग्मनज प्रसुप्ति के बारे में क्या सोचते हैं। निषेचित बीजांड
की प्रसुप्ति के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, आप समझते हैं निषेचित बीजांड जो होता है ये एज ए बीज है, बीज हो जाता है निषेचित बीजांड, बीजांड से बीज बन जाता है। और बीज की जो अंकुरण नहीं होने की, अगर बीज बना और तुरंत ही अंकुरित हो जाएगा तो वो कोई उसको संचित नहीं कर सकते हैं। तो ये बीज तो निषेचित बीजांड की प्रसुप्ति यानी बीज का बनने के बाद अंकुरित नहीं होना, यस, तुरंत अंकुरित नहीं होना प्रसुप्ति कहलाती है। यानी निषेचित बीजांड का मतलब बीज होता है और बीज बनने के बाद तुरंत अंकुरित नहीं होना प्रसुप्ति कहलाती है। और यह प्रसुप्ति आवश्यक होती है क्योंकि इसी के कारण ये बीज जो है इनके अंदर एक जीवन सुरक्षित रहता है और इसको हम लंबे समय तक सुरक्षित अवस्था में बनाए रख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में विभेद कीजिए। अब देखिए, इसमें आप समझेंगे सबसे पहला बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरिक। बीज पत्राधार एवं बीज पत्रोपरिक। देखिए, बीज पत्राधार वो भाग होता है जहां से मूलांकुर निकलता है, अर्थात जहां से जड़ें निकलती हैं वो भाग कहलाता है बीज पत्राधार। और जिस भाग से प्रांकुर संरचना निकलती है वो भाग कहलाता है बीज पत्रोपरिक। दूसरा प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल। प्रांकुर चोल एवं मूलांकुर चोल। देखिए, प्रांकुर को ढकने वाली जो संरचना होती है, जो प्रांकुर को सुरक्षा प्रदान करती है वो प्रांकुर चोल, और जिससे जड़ें निकलती हैं और जड़ के स्थान वाला भाग जो है मूलांकुर जो सुरक्षा प्रदान करता है वो मूलांकुर चोल कहलाता है। एक होता है अध्यावरण। अध्यावरण एवं बीज चोल। देखिए, निषेचन से पहले जो बीजांड के चारों तरफ जो आवरण होते हैं वो तो कहलाते हैं अध्यावरण, और निषेचन के पश्चात ये जो अध्यावरण होते हैं ये बन जाते हैं बीज चोल के रूप में परिवर्तित। बाह्य अध्यावरण से तो बन जाता बाह्य बीज चोल जिसे हम टेस्टा कहते हैं, और अंत्य अध्यावरण से बन जाता है अंत्य चोल जिसको हम टैगमेन कहते हैं। तो ये अध्यावरण जो है वो बीज के चारों तरफ सुरक्षा के लिए आवरण बना लेते हैं, अर्थात इसको बीज चोल या बीज कवच के नाम से जाना जाता है। परिभ्रूणपोष एवं दूसरा है फल भित्ति। फल भित्ति। देखिए, परिभ्रूणपोष क्या है कि सामान्य रूप से जब बीज के अंदर भ्रूण का विकास हो रहा होता है तो उस समय जो बीजांड काई जो न्यूसेलस ऊतक होता है यह समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ पादपों में यह कुछ मात्रा में शेष रह जाता है, तो उसे हम कहते हैं परिभ्रूणपोष। जैसे कि काली मिर्च वगैरह में परिभ्रूणपोष रह जाता है, सफेद सब इस तरह का। और फल भित्ति का मतलब होता है अंडाशय के चारों तरफ की जो संरचना है वो फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है, और इनके अंदर खाद्य पदार्थों का संचय के कारण कुछ फल भित्ति जो होती है मोटी पतली कई तरह की हो जाती है, और ये फल के चारों तरफ यानी एक तरह से बीज को चारों तरफ से घेरे हुए रहती हैं, और खाने योग्य भाग
किसी में तीनों तरह की फल भित्ति होती है, किसी में बाह्य फल भित्ति होती है। तो ये फल भित्ति अंडाशय की भित्ति के द्वारा बनती है। तो ये अंतर हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, सेब के बारे में है कि सेब एक आवासी फल है। सेब एक आभासी फल, सेब एक आवासी फल क्यों है? क्यों है? इसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है? अब देखिए, सेब एक आवासी फल है। क्यों है? क्योंकि इसमें अंडाशय के अतिरिक्त, अंडाशय के साथ साथ अन्य भागों के द्वारा भी फल का निर्माण होता है। सेब का निर्माण अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भागों के द्वारा होता है। यानी ऐसे फल जिनमें फल का विकास जो है वो अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भागों के संयोजन से होता है, तो वो कहलाता है आवासी फल। और इसमें खाने योग्य भाग जो होता है पुष्पासन, ये जो सफेद गूदेदार भाग होता है वो है पुष्पासन। इसमें खाने योग्य भाग सफेद गूदेदार, खाने योग्य भाग सफेद गूदेदार भाग पुष्पासन होता है। यानी सेब का ये जो गूदेदार भाग जो है वो कौन सा भाग है? पुष्पासन वाला भाग है, जो फल के रूप में परिवर्तित हो रहा है और ये खाने के लिए काम में लाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, बीपुंसन किसे कहते हैं? बीपुंसन किसे कहते हैं? यानी बीपुंसन का मतलब होता है कि पराग कोष को हटा देना। यानी जब हम संकरण प्रयोग करते हैं तो पुष्प के पराग कणों को उस वर्तिकाग्र पर जाने से रोकने के लिए, स्वपरागण को रोकने के लिए क्या कर दिया जाता है? पुंकेसरों को प्रारंभिक अवस्था में ही हटा दिया जाता है। यानी पादप संकरण प्रयोग के समय स्वपरागण को रोकने के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही पुंकेसरों को पुष्प से हटा दिया जाता है। यानी पुंकेसर वाले भाग को हटा देना, यानी परागकोश को हटा देना, यह क्या कहलाएगा? बीपुंसन, जिससे स्वपरागण को क्या करना है? रोकना है। स्वपरागण को रोकने के लिए यह काम किया जाता है। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें सुनाता हूं, यह देखिए सिंपल प्रश्न है कि क्या वृद्धि हार्मोनों के द्वारा अनिषेक जनन की क्रिया को प्रेरित किया जा सकता है? तो यह बात हम बता चुके हैं कि अनिषेक जनन की क्रिया का मतलब होता है बिना निषेचन के ही अंडाशय को फल के रूप में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित कर दिया जाता है। तो यह कहलाता है अनिषेक फलन, और यह हार्मोनों के द्वारा संभव होता है। अगला प्रश्न है, परागकण भित्ति संरचना में टेपिटम की भूमिका बताइए। परागकण की
भित्ति की शर्त, देखिए परागकण की जो भित्ति होती है उस भित्ति के अंदर एक स्पोरोपोलिनिन नाम का पदार्थ होता है, और उस स्पोरोपोलिनिन नाम के पदार्थ के निर्माण में ये जो टेपिटम होती है, परागकोश की जो अंतिम झिल्ली होती है या सबसे भीतरी झिल्ली होती है, उसके द्वारा यूविस कणों को स्रावित किया जाता है। और ये यूविस कण जो होते हैं ये स्पोरोपोलिनिन के निर्माण का कार्य करते हैं, यानी पराग कण की जो भित्ति होती है उसके निर्माण में सहयोग देते हैं। अगला एक लास्ट प्रश्न है, असंग जनन क्या है? असंग जनन का मतलब हम बता चुके हैं कि बिना निषेचन के ही बीज के निर्माण की जो क्रिया है, जिसके अंदर है तो अलैंगिक जनन लेकिन वो लैंगिक जनन जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो ये क्रिया कहलाती है असंग जनन। तो इस तरह से देखिए टोटल 18 प्रश्न हैं, मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए हैं और ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चैप्टर को पूरे को एक बार फिर दोबारा से आप पढ़ना, और किसी भी तरह की कोई समस्या आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके।